Hello student, today I will discuss इलेक्ट्रोस्टेट पार्ट 2 ऑफ 12th क्लास। तो इसमें हम फर्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में पहला जो आर्टिकल आता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आता है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है बच्चों? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसा कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट। और क्वांटिटी होती है स्केलर। डायमेंशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जूल को हम कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और अपॉन में कूलम है तो न्यूटन की डायमेंशन होती है mL/-2 और मीटर की L। कूलम की डायमेंशन 80। तो इस तरह से हमें इसकी डायमेंशन मिल जाती है mL1 तो L²T⁻², और नीचे डिनोमिनेटर में T⁻1 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो mL²T⁻³ A⁻1। अब स्टूडेंट, मेन पोटेंशियल को हमें समझना जरूरी है। बेसिक मीनिंग क्या है इसका, फिजिकल मीनिंग क्या है पोटेंशियल का? तो पोटेंशियल अपना नहीं होता, बट पोटेंशियल हमें एनवायरनमेंट यानी के सराउंडिंग से मिलता है। तो मिसाल के तौर पे मान लिया, जब आप छोटी क्लास में पढ़ रहे थे स्कूल में, और आपका बड़ा भाई भी उसी स्कूल में था, तो बड़े भाई के रहते हुए आपका पोटेंशियल वहां पे इंक्रीज हो गया। आप वहां दादागिरी कर सकते हैं। तो वो दादागिरी आपको कहां से मिली हुई है? सराउंडिंग से। दूसरा एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे किसी मोहल्ले में मान लिया एक पतले दुबले इंसान है और एक बहुत आपका ताकतवर पहलवान इंसान के साथ झगड़ा हो रहा है। और वो जो दुबला पतला मरियल इंसान है, वो ताकतवर इंसान यानी कि अट्ठा गट्ठा चेन्नई जैसा वो विलन होता है पहलवान, तो उस पर गुस्सा हो रहा है वो पूरा, और वो पहलवान कुछ नहीं बोल रहा है। तो मोहल्ले का एक आदमी दूसरे से पूछता है कि भाई ये इसको दो क्यों नहीं लगाता है? ये तो बहुत ठड़ा इंसान है, फिर भी ये सुनता जा रहा है। तो वो बोलता है, भाई ये मोहल्ला किसका है? ये इस दुबले पतले वाले इंसान का मोहल्ला है, इसलिए ये इसको कुछ नहीं कह रहा है। तो वहां वो पतला दुबला इंसान है, उसका पोटेंशियल क्या है? इंक्रीज है। तो पोटेंशियल हमें कहां से मिलता है? सराउंडिंग से। तो पोटेंशियल कभी भी अपना नहीं होता, पोटेंशियल हमेशा सराउंडिंग से ऑब्टेन्ड होगा। तो ये था फिजिकल मीनिंग बच्चों। तो फिजिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल खुद का नहीं होता, बट हमें ये ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम सराउंडिंग्स। इसके बाद सेकेंड हेडिंग हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अभी हमने मीनिंग समझा, और सिंपली मीनिंग मैंने इससे पहले बताया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है किसी सोर्स चार्ज की वजह से। तो सोर्स चार्ज होगा तो पोटेंशियल वहां पे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, किसकी वजह से? सोर्स चार्ज, कैपिटल क्यू। सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ वर्क टू टेक ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ग्रेजुअली। यहां ग्रेजुअली का मीनिंग भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली तो यानी कि इन्फिनिटी से एक यूनिट टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है एट दैट पॉइंट।
तो अमाउंट ऑफ वर्क टू टेक ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ग्रेजुअली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जब आप टेस्ट चार्ज को फील्ड के पॉइंट तक ला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी रिमेन्स सेम होनी चाहिए ड्यूरिंग द पाथ. काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम स्पीड से आपको टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक लाना पड़ेगा. तो ये डेफिनेशन थी, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया गया है कि डायग्राम को समझिए आप. ये पॉइंट ए पर सोर्स चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज. और इस सोर्स चार्ज का कोई अपना फील्ड है जहां पर हमने पॉइंट पी कंसीडर किया गया है आर डिस्टेंस में. अब हम ये मानते हैं कि जितने भी चार्ज होते हैं वो कहाँ होते हैं भाई, इन्फिनिटी पर होते हैं. कहां पर पड़े होते हैं, इन्फिनिटी पर. तो हमें इन्फिनिटी से चार्ज को लाना पड़ रहा है. तो जब हम 1 कूलम्ब के चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड तक लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा. उस वर्क को ही हम कहेंगे पोटेंशियल. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम डेरिवेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है चार्ज Q की वजह से. कितना आ जाएगा, वर्क डन टू टेक ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लाने पर जितना वर्क डन करना पड़ा. और वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला, मैकेनिक्स में भी फॉर्मूला होता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट. और कहां से लाए आप, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे. तो इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी और ये फाइनल लिमिट आ जाएगी आर. तो फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टेस्ट चार्ज लाए कैपा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर. Q1 की वैल्यू Q है और टेस्ट चार्ज Q2 है यानी कि 1. और डिस्प्लेसमेंट हमने माना कि ये स्ट्रिप एक कंसीडर की, इसके लिए हमने ये फील्ड जो पॉइंट है और इन्फिनिटी पे का जो पॉइंट है उसके बीच हमने एक स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप ली dx. इन छोटी छोटी स्ट्रिप को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन ऑब्टेन हो जाएगा. तो या तो चार्ज को आप इन्फिनिटी से अगर फील्ड के पॉइंट तक ला रहे हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है. और अगर यहां P से हम इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं चार्ज तो वर्क डन सिस्टम को करना पड़ रहा है. और अगर Q नोट से हम P तक ले जा रहे हैं चार्ज को तो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा हम वर्क डन कर रहे हैं. तो वर्क डन भी यहाँ पर दो तरीके से किया जा सकता है. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी की एक्सटर्नल एजेंसी से हम चार्ज 1 कूलम को यहां तक लाए. तो ये फोर्स कितना है, यहाँ दोनों डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और किसकी, डिस्प्लेसमेंट की. तो यहाँ पे cos 180 रख सकते हैं स्टूडेंट हम, f dx cos 180 डिग्री. cos 180 की वैल्यू होती है -1. cos 180 डिग्री कितना होता है, -1. इसलिए निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. कैपा Q बाहर रख लेंगे और कैपा Q बाहर रखने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर. अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे -2. तो -2 का हम इंटीग्रेशन
करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये आएगा स्टूडेंट एक्स की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि ये मिलेगा हमें -1 अपॉन कितना एक्स, -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमारा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 अपॉन एक्स, अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो कैपा क्यू अपॉन आर, तो वी पी यानी कि सोर्स चार्ज क्यू की वजह से पोटेंशियल पी पर हुआ, और पी पर जो पोटेंशियल आया वो कैपा सोर्स चार्ज की वैल्यू अपॉन फील्ड डिस्टेंस। तो यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वी पी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, एज आर इंक्रीजेस पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर पॉजिटिव, क्योंकि हमने बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा पी पर वो निगेटिव ऑब्टेन्ड होगा। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन फाइंड करना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है अगर चार्ज क्यू पॉजिटिव हो। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रहेगी। सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ए टू बी दी गई है, इट मीन्स दैट ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट लो पोटेंशियल। ए पर क्या है, पॉजिटिव सपोज चार्ज, और इस पर कह सकते हैं लो पोटेंशियल को निगेटिव से शो कर सकते हैं। एंड जस्ट रिवर्स इसका, अगर क्यू पर निगेटिव चार्ज है तो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अगर चार्ज निगेटिव है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगी। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है यहां पर इसको समझने के लिए डायरेक्शन को। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एक सपोज स्फीयर है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स मार्क किए, ए बी सी और डी। अब पूछा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड डी, डी में रिलेशन बताओ। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या है, हाई पोटेंशियल है, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। तो बी और डी पे तो आप देख सकते हैं सेम पोटेंशियल होगा ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से। बट ए पर पोटेंशियल कम होगा और सी पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो सी पर पोटेंशियल क्या होगा, हाई। उसके बाद पोटेंशियल बी और डी पर इक्वल होगा बट कम होगा किससे, वीसी से। और सबसे कम मिनिमम पोटेंशियल किस पे होगा, ए पर। ए पर मिनिमम पोटेंशियल होगा क्योंकि ये लाइंस हमारी पॉजिटिव को शो करेगी और ये वाली लेफ्ट वाली ये निगेटिव को शो करेगी। तो हमेशा डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ होगी, लो पोटेंशियल की तरफ ही। सेकंड एग्जांपल ले, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो की गई है और यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर किए, एम और एन। तो स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एम पर जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा और एन पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ अभी भी मैंने बताया बिकॉज वी डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस। आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वी डिक्रीज होता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम जब भी
पोटेंशियल मेजर करेंगे तो वो 2 पॉइंट्स के बीच मेजर करेंगे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस तो 2 पॉइंट के बीच जब हम पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेम डेफिनेशन है कि एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वर्क डन टू टेक ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये तो डेल्टा वी इक्वल टू, सपोज ऐसे हम बी तक सोर्स चार्ज को लाते हैं तो हम नोटेशन देंगे ए बी, ए से बी तक, तो ये होगा वी बी यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल, तो वी फाइनल पोटेंशियल माइनस वी इनिशियल पोटेंशियल। तो ये डब्ल्यू ए बी वर्क डन ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। ये तो आपका ये चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज को आप लाए, ये चार्ज जिसको आप एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लाए, दिस इज द चार्ज, ये क्यू वो चार्ज है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी यहां से बता सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज इंटू डेल्टा वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर एग्जांपल द पीडी बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर ए बी, एक कंडक्टर ए बी है जिसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर किया गया 220 वोल्ट। इफ पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म है पीटी, इफ सेंटर पॉइंट सी ऑफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल एज्यूम टू बी जीरो, जीरो माना जाता है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल ए एंड बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो सेंटर पे जो पोटेंशियल है, सेंटर पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट किया गया और अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, और ए और बी के बीच पोटेंशियल कितना है 220। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी ए बी यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दी गई हमें 220 वोल्ट, और वी ए बी को हम क्या लिखते हैं, वी ए बी को हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी को हम इस नोटेशन से लिखते हैं वी बी माइनस वी ए यानी कि फाइनल माइनस कितना इनिशियल। तो वी बी, बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका मतलब, और ए पर पोटेंशियल क्या होगा कम होगा। तो ए पर पोटेंशियल माइनस कितना होगा माइनस 110 वोल्ट, और बी पर पोटेंशियल कितना होगा प्लस 110 वोल्ट, तभी ये डिफरेंस कितना मिलेगा हमें यहाँ सी पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी, एंड 0 करने के लिए ये जरूरी है कि एक पे पोटेंशियल कितना है माइनस निगेटिव का है और बी पे पॉजिटिव का है। नेक्स्ट ईपीएस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इक्यू मींस इक्वल पोटेंशियल, सरफेस जिस सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो उसको कहेंगे ईपीएस। तो ए सरफेस, सिंपल डेफिनेशन देंगे, ए सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड ईपीएस, या हम इन अदर वर्ड्स में द पीडी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स lying lying on this surface is 0। तो इट इज क्लियर, अगर एक सरफेस है और एक सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है सेम, तो मान लिया सपोज ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ए पर भी पोटेंशियल कितना है v और बी पर भी पोटेंशियल कितना है v, तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा स्टूडेंट 0 मिलेगा हमें।
तो कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं ए सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड ईपीएस, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस सरफेस इज जीरो, हमेशा जीरो होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि ईपीएस कौन सी होगी। तो स्टूडेंट अगर हम कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स देखें, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर यानी कि कॉन्सेंट्रिक स्फेयर मीन्स जिनके सेंटर तो सेम हो और रेडियाई डिफरेंट डिफरेंट, उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, इंडिविजुअली अलग अलग। अराउंड ए पॉइंट चार्ज के अराउंड में आर इक्विपोटेंशियल इन नेचर। अगर एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है और उसके चारों ओर हम क्या बनाए, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बनाए, तो ईच कॉन्सेंट्रिक स्फेयर पर पोटेंशियल सेम, ईच कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इंडिविजुअली ईच कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इज ईपीएस है। तो डायग्राम में समझ सकते हैं आप। सपोज टू कॉन्सेंट्रिक मैंने स्फेयर्स, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिखाए गए ए और बी। स्फेयर ए की रेडियस स्मॉल ए है और स्फेयर बी की रेडियस स्मॉल आपका बी है। तो ये कॉन्सेंट्रिक, हर एक इस कॉन्सेंट्रिक स्फेयर के इस पॉइंट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईपीएस, ये ईपीएस कहलाएगी। और बी, इस आपका जो बी स्फेयर है उसकी भी सरफेस ईपीएस कहलाएगी। बट पोटेंशियल एट ए स्फेयर के लिए पोटेंशियल ग्रेटर होगा बी स्फेयर के लिए, क्योंकि डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे हम तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहां पर स्फेयर ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्फेयर बी का पोटेंशियल कम होगा। बट इंडिविजुअली ये क्या कहलाएगी, कंसेंट्रिक स्फेयर आर ईपीएस कहलाएगी। तो ये भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें जो ईपीएस मिलती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलती है, वो स्फेरिकल शेप की मिलती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ ईपीएस फॉर ए पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वजह से आप इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल खींच करके शो कर सकते हैं। तो बोथ आर ईपीएस, ठीक है, ये भी ईपीएस है और ये भी ईपीएस है। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ईपीएस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल 2, ऑल द चार्ज कंडक्टर, जितने भी चार्ज कंडक्टर्स होते इरेस्पेक्टिव मीन्स चाहे वो रेगुलर हो और चाहे इरेगुलर शेप के, रेगुलर और इरेगुलर शेप और इरेगुलर शेप। तो इरेस्पेक्टिव का मतलब रेगुलर या इरेगुलर ऑफ देयर शेप एंड साइज आर इक्विपोटेंशियल इन नेचर। जितने भी चार्ज कंडक्टर होते हैं रेगुलर और इरेगुलर शेप और साइज के, वो हमेशा ईपीएस होते हैं इन नेचर में। ईपीएस सरफेस, सपोज करो इरेगुलर शेप की कोई भी एक ये कंडक्टर है, इस पर चार्ज हमेशा कोई भी हो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर, आउटर मोस्ट सरफेस पर फैल जाता है। हमेशा जब भी चार्ज हम कंडक्टर को देंगे तो वो आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा उस सरफेस पे, कांस्टेंट। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ईपीएस कहलाएगी, चाहे वो आपका इरेगुलर शेप की हो और चाहे रेगुलर शेप की हो। तो पोटेंशियल
अंदर और सरफेस पर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन्स, वो प्लेन्स जो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विपोटेंशियल इन सरफेस। या ये कह सकते हैं कि अगर सोर्स आपका इन्फिनिटी पे है तो उससे जो ईपीएस बनेगी वो हमारी प्लेनर होगी। अगर सोर्स हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो उससे ईपीएस हमारी क्या बनेगी, प्लेन बनेगी। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये प्लेन्स भी किसको शो करते हैं, ईपीएस को शो करेंगे। तो ए और बी आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो डायग्राम बहुत क्लीन बनना चाहिए। ये ईपीएस दिखाई गई है, दो ए और बी ईपीएस है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, यानी कि सोर्स चार्ज इन्फिनिटी पर है, तो उसके लिए ईपीएस की शेप होगी प्लेनर, और अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए होगी स्फेरिकल। तो यहां पर वीए ग्रेटर है और वीबी लेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या उसमें ईपीएस एग्जिस्ट करेगी या नहीं, तो आंसर होगा यस। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, जैसा सपोज चार्ज है और यहां से एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ड्रॉ किया गया है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो अगर हम इस पे एक पैच बनाइए, एक ये पैच बनाए, तो हम देखते हैं ये भी ईपीएस है। सपोज इसको आप एक्सटेंड फॉर्म में थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ये एक स्क्वायर बना लो, तो ये एक, दिस इज ऑल्सो नोन एज ईपीएस। तो स्टूडेंट इट इज क्लियर दैट इन नॉन यूनिफॉर्म ईपीएस ऑल्सो एग्जिस्ट, ईपीएस बन सकती है। अब हम कुछ टू प्रॉपर्टीज, यानी कि जितनी एग्जाम्पल मैंने दिए ये भी आप प्रॉपर्टीज में शामिल कर सकते हैं, कि सभी एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टीज थे, बट टू प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईपीएस की, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज बिटवीन 2 points lying on EPS is 0। अगर EPS पर हम 2 पॉइंट कंसीडर करें तो एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो 0 होता है। सपोज स्टूडेंट, सपोज ये EPS है, दिस इज EPS, और EPS पर, इस पर मैंने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, मैंने कंसीडर किए सपोज A, और एक पॉइंट कंसीडर किया B, और यहां से यहां तक मैं 2 कूलम, Q कूलम, 4 कूलम, किसी भी कूलम के चार्ज को A से कहां तक लाता हूं मैं, B पॉइंट तक, इस B पॉइंट तक। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि EPS है ये, और B पर भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो A और B पर दोनों पर सेम पोटेंशियल होने की वजह से वर्क डन का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन इक्वल टू वो चार्ज जिसको आप ला रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और दोनों पॉइंट्स के बीच वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब A से B तक लाएंगे, VB माइनस VA, और VA इक्वल टू यहाँ पे क्या है, VB के, तो कितना आ जाएगा, QV माइनस V इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। तो हमेशा वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज between 2 points lying on EPS is 0 होता है। उसका रीजन ये दिया, W इक्वल टू Q डेल्टा V विद रीजन के साथ आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 2 EPS, 2 EPS
कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो ईपीएस जैसे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उसी तरह से दो ईपीएस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इट अकर्स, इफ इट अकर्स, अगर ऐसा होता है इंटरसेक्ट करेगी, देन एट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उस इंटरसेक्शन लाइन पर दो वैल्यूज होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यूज होगी उस लाइन पर, साथ के साथ दो फील्ड भी बनेंगे वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन भी होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो टू ईपीएस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ intersect, then at the line of intersection we get two values of electric potential as well as two direction of electric field which is not possible। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन। इट इज सिंपली इक्वल टू द वर्क डन। और यहां पे दो तरीके से वर्क किया जाता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट डिक्रीजेज, यानी कि अगर U डिक्रीज हो रहा है तो वर्क बाय द सिस्टम किया जा रहा है, बाय द सिस्टम। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा, बल्कि वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप इस बात को इजीली फिजिकली आप सोच सकते हैं, अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, सो निगेटिव होगी। तो अगर सिस्टम खुद वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर सिस्टम पर वर्क हम करें, सिस्टम न वर्क करे और हम सिस्टम पर वर्क करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कोई भी बॉडी है अगर खुद अपने आप क्या कर रही है? वर्क कर रही है, तो वो क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो बाय ऑन इंपॉर्टेंट। और वर्क डन इन ए क्लोज पाथ, कोई भी पाथ क्लोज है अगर वर्क डन तो वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, 11th में भी पढ़ा है कि बिकॉज वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क क्या है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्योंकि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, बिकॉज वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो पूरे क्लोज पाथ के लिए जो वर्क करना पड़ता है बाय द चार्ज पार्टिकल को, तो वो बिल्कुल जीरो होगा। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली इक्वल टू द वर्क डन। और पीछे हमने पढ़ा है वर्क डन की डेफिनेशन से, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल की वैल्यू हमने ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज, वो होती थी कैपा क्यू अपॉन आर। ये कैपा क्यू अपॉन आर वैल्यू हो रही है। तो यहां पर V की वैल्यू हमने पुट की तो हमें रिजल्ट मिला कैपा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू आर, यानी कि एक सिस्टम की हमने इजीली यहाँ पे डेराइव कर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक क्या है?
चार्ज Q है, कैपिटल Q एक स्मॉल q है और r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो ये एक सिस्टम बनता है चार्जेज का। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? कैपा Q डॉट स्मॉल q अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी अब हम डिफाइन कर सकते हैं, जो वैल्यू हमने निकाली, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम कहते हैं दो या दो से चार्जेस से बना हुआ एक ग्रुप चार्जेस का, उसको कहेंगे हम सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू अरेंज, क्या करना? टू अरेंज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी